है ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरशद अजीज़। आप लोगों का यूट्यूब के टॉप चैनल पीके एग्रीकल्चर एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के जो टॉपिक है प्रमुख खोजें, ये जूलॉजी का टॉपिक है। इसको अगर आप पढ़ लें तो ये मेरा दावा है कि यूपी कैटेट, बीएचयू और आईसीआर जैसे इंस्टीट्यूटों के लिए ये पर्याप्त होगा यूजी में एडमिशन लेने के लिए। तो आज के टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले नालवा-रस्का ने 1932 ईस्वी में की। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जेड जॉनसन एंड एफ जॉनसन ने की। एक्सरे सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? कर्क एंड पैट्रिक ने एक्सरे सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ठीक है। और पराबैंगनी सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? कैस्पर्सन। पराबैंगनी की खोज किसने की? कैस्पर्सन ने की। ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की 1928 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2018, 19 और 20 में लगातार यूपी कैटेट में पूछा जा चुका है। और रेबीज़ के टीके की खोज ये लुईस पास्चर ने की है। ये क्वेश्चन जो है बीएचयू में 2015 में आया है। और चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। यह भी बीएचयू में आया है, 2016 का क्वेश्चन है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, ये आईसीआर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसी से लिया गया है क्वेश्चन और ये 2019 में पूछा गया है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? वीनर ने। ठीक है बच्चों। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये किसने की है? विलियम हार्वे ने। ठीक। अच्छा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? विषाणु है। ठीक है, विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? विषाणु। कुछ लोग जीवाणु भी बता देते हैं। अरे भैया, जीवाणु कैसे हो सकता है? इसको विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको रवे के रूप में भी रखा जा सकता है और ये अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखता है। किसी नए बॉडी में अगर इसको प्रवेश करा दिया जाए तो यह उसमें अपनी जगह बना लेता है, जीवित हो जाता है, फिर से जो है अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। इसलिए विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। त्वचा का अध्ययन किया जाता है किसमें? डर्मेटोलॉजी में। ठीक है बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किस भाषा का शब्द है? कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। अच्छा, कोशिका शब्द की उत्पत्ति सेलुला नामक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका मतलब छोटा कमरा या स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, कोशिका की खोज तथा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में। ठीक है। इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अच्छा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो स्वानसन है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वानसन। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है। अच्छा, माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। अच्छा, अब देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? जर्मन वैज्ञानिक ने स्लाइडन और पादप जर्मन वैज्ञानिक स्वानसन। अगर पूछा जाता है कि जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन कौन थे, ये पादप वैज्ञानिक थे या जंतु वैज्ञानिक थे, तो स्लाइडन ये जंतु वैज्ञानिक हैं। ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे? स्वान माने क्या होता है? स्वान माने कुत्ता होता है। ठीक है। तो
उल्टा तरीक़ा से याद करो। देखो स्वान माने कुत्ता और ये पादप वैज्ञानिक के जन्मदाता हैं और ये जर्मन के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो दूसरे बचे स्लाइडन, ये जंतु वैज्ञानिक हैं। उसके बाद देखते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जन्म होता है। मतलब जो पुरानी कोशिका होती हैं वो नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। ये किसने बताया है? रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है भाई। हाँ, अच्छा, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया, ठीक है। अच्छा, कोशिका की परिमाप मतलब कोशिका की साइज़ कितनी है, आकार कितना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिका का व्यास जो है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक इसका वेरिएशन होता है, ठीक है। और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। ये क्वेश्चन भाई इसको रट लो, ये बहुत आता है। कब आता है? BHU में भी आया है ये, और यूपी कैटेट का ये टॉप क्वेश्चन है भाई। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन में कितने जो है सेंटी माइक्रोन होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ये रट लो। अच्छा, 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर? तो 10⁻⁻ कितना 12 मिलीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि बता सकते हो एक क्वेश्चन कमेंट करके कि 1 माइक्रोन में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो इसका सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण कौन है? जंतु में तंत्र कोशिका होती हैं और पादप में रमी तंत्र, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है भाई। इसे रट लो। देखो, अगर सिलेक्शन लेना है तो रटना पड़ेगा भाई। अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना तो रट लो, और बेहतर यही होगा कि उसे समझ कर रटो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल में अंतर देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। जो केंद्रक होता है कोशिका का, उसमें झिल्ली जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि केंद्रक कला यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या होता है? केंद्रकीय पदार्थ पूरे कोशिका में फैला होता है। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्रक में रहना चाहिए पदार्थ को, वो पूरे कोशिका में फैल जाता है, पूरे कोशिका में फैला रहता है। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रीय पदार्थ केवल केंद्रक झिल्ली के अंदर पैक रहता है, उसमें बंद रहता है। वो पूरे सेल प्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है, केवल वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ठीक है। अच्छा, झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कौन कौन? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्गी बॉडी है, ये सब। तो देखो, ये गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और लवक हो गया, ठीक है। और अंतःपरद्रव्य जालिका जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, ये सब जो है अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि ये सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं किसमें?
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से ज़्यादा डेवलप्ड होती है, इसलिए इसमें ये सब कोशिकांग झिल्ली युक्त उपस्थित होते हैं। ठीक है। राइबोसोम इसमें 70 इस प्रकार के होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगर कोई पूछ ले राइबोसोम 70 इस प्रकार के किसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। और राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए रेखीय होता है, दंडाकार होता है, छड़ के आकार का होता है, और इसमें गोलाकार होता है, स्फेरिकल। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों अनुपस्थित होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि ये दोनों उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का 2 उदाहरण कभी कभी आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण बता दो। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई। जब आप लोगों का वाइवा होता है तो उसमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का 2 उदाहरण बता दीजिए। तो इसका सीधा सा सीधा उदाहरण देखो, बैक्टीरिया है, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया है, और आर्कीबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, एक्टिनोमाइसीटीज, ये सब है। ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है, तो इसे देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है। हाँ। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्रीय कोशिका विभाजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक को यूकैरियोटिक में उपस्थित प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कोशिका नहीं, कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, ये कोशिकांग है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों जो है ये पाए जाते हैं। 70 इस प्रकार का इसमें राइबोसोम पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। नहीं, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, और इसमें 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम, इसलिए इनको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित प्रोकैरियोटिक कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रायः अलैंगिक जनन पाया जाता है, ये तो सही है। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। ये भाई पॉइंट डायरेक्ट लिया गया है यूपी कैटेट से। यूपी कैटेट में ये 2023 में भी आ सकता है, क्योंकि ये 2021 में पूछा गया सवाल है, तो इसको रख ले भाई, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे देखते हैं। जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर क्या होता है? पादप कोशिका में मोटी कोशिका भित्ति सेलवाल पाई जाती है। पादप कोशिका में सेलवाल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सेलवाल अनुपस्थित होती है। ठीक है। अच्छा, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। कौन लवक? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। ठीक है, कोई भी पाया जा सकता है। हरित लवक तो पाया जाता है 100%। ठीक है। और ये तीनों लवक इसमें पौधे में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये लवक अनुपस्थित होते हैं, तीनों लवक अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, वर्ड आकार की रिक्तिका पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है, बड़े आकार की। ठीक है। और जबकि इसमें जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, अगर पाई जाती है तो बहुत छोटी सी पाई जाती है। ठीक है भाई। हाँ, इसको तुम डायरेक्ट रख लो कि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, प्रायः तारक काय अनुपस्थित होता है जंतु कोशिकाओं में, जबकि उपस्थित होता है तारक काय, और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। और अगर नई वीडियो चाहते हैं इसी तरह से और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।